गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था लेसन थर्ड और इसके क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे शायद। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 जलवायु। जलवायु क्या होती है, हमारे और किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इनका अध्ययन हम आज करेंगे। लेसन 4 है, इसकी 2 वीडियो बनेंगी और बाद में इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो फोर्थ वीडियो के अंदर इसके अंदर फोर्थ लेसन का हाफ पढ़ेंगे हम। तो आओ इसको पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आपने हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके थे। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं अथवा मई में सबसे गर्म महीना होता है उसके अंदर सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं, जून या जुलाई में अधिक वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस लेसन के अंदर जानेंगे। कि भारत की जलवायु अध्ययन करके हम इन सभी का आंसर जान सकते हैं। भारत एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह कुछ महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान बनी रहती है। जैसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा, साफ या आध शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व के अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा कैसा क्यों है? इस संबंध में हम इसी अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं। आइए हम 2 महत्वपूर्ण तत्व तापमान तथा वर्षण एवं को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की विभिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम के तापमान लगभग 20 डिग्री से सेल्सियस ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान -45 सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार एक ही नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में विभिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख में पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर तक से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर से नवंबर तक होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में कम अंतर होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी ऋतुनिष्ठ अधिक अंतर होता है। उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है, यानी लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार से विविध बनाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र, घरों के प्रकार में दिखती है। आगे आता है
जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं। पहला आता है अक्षांश, ऊंचाई, जलवायु, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र तल से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच के लक्षण। तो इसके अंदर पृथ्वी की जो गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप विषुवत वर्त से ध्रुवों की ओर सामान्य घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान भी घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकाली प्रभाव पड़ता है। जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है, यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। आगे आता है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती है और वायु की जो दिशा होती है समुद्र से तट की ओर होती है, तब वह तट गर्म या ठंडा भी हो जाता है। अतः में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि ये वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बनते हैं। पर्वतों के पवनविमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। आगे आता है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 में आता है अक्षांश। कर्क वर्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा देश का लगभग आधा भाग कर्कवर्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्ण कटिबंध में होता है। कर्कवर्त से उत्तर में स्थित शेष जो भाग होता है वो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की विशेषताएं उपलब्ध करवाता है। यानी इसके अंदर दोनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो पाई जाती है। नंबर 2 पे आता है ऊंचाई है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यानी जो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है। यह भारत का एक तटीय क्षेत्र भी है, विशाल है। वहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर पाई जाती है और मध्य हिमालय के एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है हिमालय पर्वत। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में कम ठंड पड़ती है। आगे आता है वायुदाब तथा पवन। भारत में वायुदाब तथा पवन मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं के अंदर संचालित होती है। नंबर 1 आता है वायुदाब, द्रातलीय पवन, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये दक्षिण की ओर बहती है और ये कोरियलिस बल के कारण दाहिनी भाग में विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती है। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये पवनें चलती है। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये सतलीय भागों पर उत्पन्न होती है, सतल से समुद्र की ओर बहती है। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या होती भी नहीं है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत की वायुदाब पवन तंत्र एक अद्वितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च वायुदाब होता है और इस क्षेत्र की ठंडी हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र से ऊपर बहती है और ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के
ऊपर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वर्ष को पार करके दाहिनी ओर मुड़ जाती है और उपमहाद्वीप पर निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है और ये पवनें महासागरों के ऊपर से बहती है और नमी ग्रहण करती है तथा भारत में मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। यानी ये पवनें समुद्र से सतह की ओर चलती है, इसके अंदर नमी होती है और ये भारत में वर्षा करती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह से प्रभाव में रहता है और इस प्रवाह का एक मुख्य घटक जेट धाराएं होती है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में होती है, इसलिए उन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं के नाम से जाना जाता है अथवा कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष जो हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती रहती है। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण क्या होता है कि देश के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों के अंदर चक्रवातीय विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, यानी चक्रवात आते हैं और गर्मी की ऋतु में सूर्य की आभासी गति के कारण, साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय में क्षेत्रों के अंदर जो है जेट धाराएं हिमालय के उत्तर में चली जाती है और एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंध पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, वो गर्मी के महीनों के अंदर प्रायद्वीपीय भारत के अंदर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रभावित होती है और इसके द्वारा जो वर्षा भी भारत के अंदर कई बार वर्षा भी उसके द्वारा होती है। आगे आता है भारतीय मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल से भारत आने वाले नाविकों में सबसे पहले मानसून की परिघटना पर ध्यान दिया जाता है। पवन तंत्र को दिशा उल्ट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ है, क्योंकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, यानी जिस दिशा में पवनें चलती थी ना, उसी दिशा में उनके जहाज चलते थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरफ भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंध क्षेत्रों के अंदर लगभग 20 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण एवं उत्तर के मध्य में रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तत्व है, उनके ऊपर ध्यान करना अति आवश्यक होता है। नंबर 1 आता है सतल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की कारण भारत के जो सतलीय भाग है वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के क्षेत्र है वहाँ का दाब जो होता है उच्च दाब क्षेत्र बनता है। वह भाग ग्रीष्म ऋतु के दिनों के अंदर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, जो विषुवत वर्ष से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित होता है। इसे मानसूनी क्षेत्र में मानसूनी गर्त के नाम से जाना जाता है। जो कि मानसून ऋतु होती है, जो मानसून आती है तब उसको मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है, तब वहाँ पर एरिया के अंदर वर्षा होती है। सहभाग है हिंद महासागर मेडागास्कर के पूर्व के अंदर लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के उच्च दाब वाला क्षेत्र कहलाता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र के अंदर स्थिति जो होती है एवं तीव्रता भारतीय मानसून को बहुत अधिक प्रभावित करती है। दाएं भाग के अंदर आती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो तिब्बत का पठार है बहुत अधिक गर्म हो जाता है और परिणाम स्वरूप इस पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, यानी वहाँ का जो है वहाँ पर वायुदाब उच्च हो जाता है। यह भाग है ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी में जट धाराएं बहती है तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंध पूर्वी जट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिण महासागरों के ऊपर की वायुदाब अवस्थाओं को उनके अंदर जो परिवर्तन होता है उसको मानसून को भी वो प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी में भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति इसकी अलग हो जाती है, विपरीत हो जाती है, तब पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इसको नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती महासागर
18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 149 पश्चिम तक के वायुदाब के क्षेत्र अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून, यानी बहुत कम वर्षा होगी और जो वर्षा होगी वो भी लेट होगी। और जो आ गया था एल नीनो, ये भी एक चक्रवाती वर्षा होती है, दक्षिण दोलन से जुड़ा होता है। इसका एक लक्षण है कि जब एक गर्म समुद्र जल धारा है ये, जो पेड़ों की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतर से पेड़ तट से होकर बहती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आगे इसको और पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको इसको एक बार पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको ज़रूर शेयर और लाइक करना है। धन्यवाद।